है नरेंद्र मोदी। या तो देश नरेंद्र मोदी के साथ है और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके खिलाफ हैं, और खुद नरेंद्र मोदी इन चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन गए हैं। खुद नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा को मेरे साथ, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी पिनास त्यागी। पिनास भी मेरे साथ इस पूरी चर्चा में मौजूद रहेंगी। मोदी जी, सबसे पहले जानना चाहता हूं कि ये चुनाव मोदी वर्सेस मोदी हो गए हैं। पूरे देश के अंदर ये माहौल है कि आप ही डिस्कशन में हैं, आप ही चर्चा में हैं, आप ही बातचीत में हैं, और उसी आधार पर देश नया प्रधानमंत्री चुन रहा है। इन चुनाव में जब मोदी वर्सेस मोदी हो गया है, तब आप अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? हम सोच रहे थे कि महागठबंधन की बड़ी हवाएं चल रही थी। कर्नाटक में जब नई सरकार बनी तो सबने हाथ पकड़ पकड़ करके देश को एक संदेश दिया था, लेकिन दिल्ली पहुंचते पहुंचते सब बिखर गए। महागठबंधन की दुर्दशा ये हो गई कि कांग्रेस पार्टी अगर उसकी मुख्य धुरा समझे तो महागठबंधन के एक भी नेता को आपने उनके साथ पूरे कैंपेन में देखा नहीं होगा। शरद पवार को कभी उनके साथ देखा नहीं होगा आपने, देवेगौड़ा जी को कभी उनके साथ देखा नहीं होगा। तो लोग इनके साथ खड़े रहने के लिए भी तैयार नहीं है, फोटो खिंचवाने के लिए तैयार नहीं है। इतनी हालत इनकी खराब है। जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, लेकिन भारत इतना बड़ा देश है कि जहां विकास के साथ विश्वास भी चाहिए। तो एक प्रकार से चुनाव विकास का भी है, विश्वास का भी है। और इसके पीछे बैकग्राउंड 2014 और उसके पहले के कार्यकाल है, क्योंकि उस कार्यकाल में विश्वास टूट चुका था, आशाएं चरमरा चुकी थी, और लोगों को लगता था भाई अब हिंदुस्तान में क्या करेंगे, चलो जाओ छोड़ो, ये माहौल था। 2014 से 19 की यात्रा में एक विश्वास पैदा हुआ है, और उसके कारण स्वाभाविक है कि ये चुनाव एक प्रकार से प्रो इनकम्बेंसी वेव है। एक सरकार को दोबारा लाने के लिए पूरे देश में एक बहुत बड़ा वेव है। जो हमारे आलोचक हैं, मैं अपेक्षा करता था कि चुनाव में वो हमारी सरकार के 5 साल के कार्यकाल का गहराई से अध्ययन करें, उसकी जो कमियां हैं उसको निकालें। अगर मोदी कहता है कि पहले की तुलना में हम डबल गति से रोड बना रहे हैं, तो जांच पड़ताल करके देश को बताना चाहिए मोदी झूठ बोलता है, डबल नहीं कर रहा है, 1.8 कर रहा है या 1.7 कर रहा है। या मैं कहता हूं मैंने 1.5 करोड़ घर बनाए गरीबों के लिए, उनको ढूंढ के लाना चाहिए, कहना चाहिए नहीं मोदी झूठ बोल रहा है। 1 करोड़ 45 लाख बने हैं, 7 लाख कम बने हैं, लेकिन वो मेहनत करनी नहीं, उनको ढूंढना नहीं है। और उसमें ये भी प्रॉब्लम है कि अगर वो कहने जाए तो लोग पूछेंगे तुम्हारा 10 साल में 25 लाख बना और मोदी का 5 साल में 1.5 करोड़ कैसे बन गया। तो उनको वो डर है। आपके समय में यही मुलाजिम थे, यही फाइल थे, यही सरकार थी, तो आपके रोड बनते थे, उसे इनके डबल कैसे बनने लगे भाई जी? रेलवे वही थी, डबल कैसे बननी? तो उनके पास ये जवाब देना भी भारी पड़ जाएगा। तो सरल उपाय ये है कि एक हवा खड़ा करो, झूठ का हवा खड़ा करो, बार बार झूठ बोलो और मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो। तो ये मोदी 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 उन्होंने इतनी गालियां दी है, तो लोगों ने मोदी को मंत्र बना दिया। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, आपने कहा कि ये बार चुनाव जो है विकास और विश्वास का है। विश्वास तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, लगातार आपकी इमेज को टार्निश करने की जो कोशिश की जा रही है, बार बार ये दिखाने की कोशिश होती है कि भाई मोदी जी पर कैसे तैसे करके भ्रष्टाचार चस्पा कर दो, या फिर ये चस्पा कर दो कि ये शख्स जो है वो संस्थाओं के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। तो ये जो कोशिश है, आपको लगता है कि पूरा विपक्ष, क्योंकि वो एक ही बात कर रहा है, उसमें कहीं कामयाब होता हुआ आपको नजर आ रहा है?
नरेंद्र मोदी का 45 साल का सार्वजनिक जीवन करीब करीब वो एक तपस्या से गुजरा हुआ है। किसी अखबार वाले ने या टीवी वाले ने मोदी के पक्ष में कोई बड़ी बड़ी बातें लिख करके टीवी पर बड़े बड़े शो करके मोदी को नहीं बनाया है। जो अखबार के पन्नों पर पैदा होते हैं उनकी उम्र भी अखबार जितनी ही होती है। जो टीवी की स्क्रीन पर जन्म लेते हैं उसकी मर्यादा उस टीवी शो तक होती है। जो तपस्या करके निकलता होता है उसकी जिंदगी जन्मों जन्म रहती है। और इसलिए लाख कोशिश कर ले, अगर मुझे मीडिया ने बनाया होता तो मीडिया के द्वारा बर्बाद भी हो जाता। आज वो मीडिया के कंधे पर बंदूकें रख करके इतनी गोलियां चला रहे हैं। मेरी जिंदगी छलनी हो जानी चाहिए थी, नहीं हो रही है। और उसका मूल कारण कि ये किसी की कृपा से नहीं, 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद के परिणाम मोदी है। 550 लुटियन लोगों के कारण मोदी नहीं है। 550 मीडिया वालों के कारण मोदी नहीं है। मोदी तो झेलता हुआ आया है। और इसलिए ये क्या कर रहे हैं इस पर मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता हूं। मेरे दिमाग में 130 करोड़ देशवासी होते हैं, उनके सपने होते हैं, उसको पूरा करने का मेरा प्रयास होता है और वही करता रहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यकाल में लोगों ने बड़े सारे इश्यूज उठाए। कोई टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया, किसी ने बोला कि बुद्धिजीवी लोग लेटर लिखने लगे, इस तरह की कई सारी बातें हुई। 5 साल में कुछ ना कुछ चलता रहा। अवार्ड वापसी गैंग हो गया। 2 चीजें हुई, या तो भ्रष्टाचार चस्पा कर दो, दूसरी चीज जो पिनाज ने बोली कि किसी तरह से ये बताओ कि राष्ट्र के लिए मोदी अच्छा नहीं है। तीसरी चीज जो हुई, आपके बारे में कहा गया मोदी जी हैं तो लोकतंत्र खतरे में है। जब आप ये सुनते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आपके रहते वाकई लोकतंत्र खतरे में है? हमारे देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, क्योंकि दोनों निर्णायक पोजीशन है, तो एक तो मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं। क्या मेरे इस लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं तो रोज कई निर्णय करने पड़ते होंगे, बहुत फैसले करने पड़ते होंगे। इन लोगों ने खोज के निकालना चाहिए था कि हाँ, ये मोदी का जो व्यवहार है ये सिद्ध करता है हमारे आरोपों को। वो तो हुआ नहीं है। 5 साल से प्रधानमंत्री हूं, 5 साल में इतनी पार्लियामेंट के सत्र चले, एक में तो बताया कि हाँ ये है जो आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। ये ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे, हवाबाजी कर रहे हैं। और मेरा सरकार चलाने का तरीका कैसा है? मैं गुजरात में था, नया नया था, मुझे कोई सरकार का एक्सपीरियंस तो था नहीं। और महीने की आखिर में ढेर सारी फाइलें आ जाती थी साइन करने के लिए, और मैं देख रहा था कि किसी न किसी को नोटिस देना, मेमो देना, एक्सप्लेनेशन मांगना, सस्पेंशन का, ऐसे आती फाइलें। तो शुरू में तो मैंने फाइलों पे साइन करता रहा। 1-2 महीने चला। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या है? नहीं बोले साहब, इन पर ये इंक्वायरी चल रही थी और ये कल रिटायर्ड होने वाले हैं, इसलिए आज उनके नोट को नोटिस करना अच्छा जरूरी है। मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा मेरे पास ऐसी कोई फाइल लाना नहीं। जिस इंसान ने 30-35 साल सरकार में काम किया, घटना 20 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, और आज जब वो रिटायर्ड हो रहा है, घर जा रहा है, आप उसको नोटिस थमा रहे हो। मगर नोटिस थमानी होगी तो 6 महीने पहले कर लो, ताकि उसका जवाब देने का मौका मिले। एक बताइए मुझे, ये लोकतंत्र की मजबूती है कि नहीं है? और फिर मेरे यहां गुजरात में मैं इतने साल रहा, कोई हिम्मत नहीं करता था किसी सरकार अफसर को घर जाते जाते समय उसकी जिंदगी बर्बाद करना। तो ये सारी चीजें ऊपर से हमने लोकतंत्र को
मजबूत बनाने की दिशा में अनेक प्रयास किए हैं। गुजरात का स्थापना दिवस था, 50 साल हुए गुजरात को। सभी पार्टी के लोगों को मैंने असेंबली बुलाई थी, जितने भी एमएलए रहे, रिटायर्ड हो गए, सभी पूर्व मुख्यमंत्री, सभी पूर्व मंत्री, सबको बुलाया था हाउस में, और सबने बैठ करके साथ मिल करके गुजरात की गोल्डन जुबली ईयर मनाया था। तो मेरी हर आचरण में देखोगे तो लोकतंत्र को स्ट्रेंथन करने वाले कदम आपको मिलेंगे। तो इतना हार्श क्रिटिसिज्म क्यों? मतलब अगर हम देखें पूर्व के प्रधानमंत्रियों को भी हम अगर देखें तो आलोचनाएं होती थी, लेकिन जिस तरह से आपको एकदम टारगेट पे लिया जाता है, बहुत एक्सट्रीम निजी हमले आपके ऊपर किए जाते हैं, तो इतनी नेगेटिविटी आपके लिए क्यों आपके विरोधियों में आ गई है? क्या मोदी उनको एक खतरा लगता है? पहली बात है कि मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है। मेरी तो उल्टी शिकायत है। लोकतंत्र में तो मैं चाहूंगा कि बहुत क्रिटिसिज्म होना चाहिए। मोदी के एक एक शब्द का क्रिटिसिज्म होना चाहिए, और जम करके होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। प्रिंट मीडिया में भी होना चाहिए, टीवी मीडिया में भी होना चाहिए, जनसभा में भी होना चाहिए, लोकसभा में भी होना चाहिए। देश का दुर्भाग्य है, और मेरा भी दुर्भाग्य है कि क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है, एलिगेशंस हो रहे हैं। क्रिटिसिज्म और एलिगेशंस में बहुत अंतर होता है। क्रिटिसिज्म जरूरी है लोकतंत्र में, इससे कमियां दूर होती हैं, अच्छाइयां उभर करके धीरे धीरे डेवलप होती हैं। एलिगेशन से तो एक्शन रिएक्शन चला करता है, कोई फायदा नहीं है। तो ये अभी जो जिसका वर्णन आप कर रहे हैं वो क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एलिगेशंस है। और जब मुझे मालूम है झूठे एलिगेशंस है, तो मैं अपने मौज में रहता हूं, जनता की सेवा करता रहता हूं। आज आप एक रैली से, आप लगातार रैलियों से आ रहे हैं, आपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, गला भी आपका खराब रहा। एक बात का जिक्र आपने उस रैली में सैम पित्रोदा के बयान का बार बार किया, हुआ सो हुआ। इससे पहले सैम पित्रोदा ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे थे। क्या ये बात गले से नीचे उतरती है कि एक सलाहकार अपने आला कमान के बिना ऐसे बयान दे सकता है? क्या आपको इसमें कोई सोची समझी उनकी रणनीति नजर आती है ऐसे बयानों में? आप सिर्फ श्याम पित्रोदा तक सीमित हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला बयान था कि बड़ा पैर गिरता है तो धरती हिलती है। उसके बाद जितनी भी घटना है उसी की कंटिन्यूटी में है। 84 में इतने दंगे हो गए, इतने लोग मारे गए। दिल्ली में कभी कर्फ्यू नहीं लगा था, इतनी भयंकर स्थिति में कर्फ्यू नहीं लगा था। दिल्ली में एक भी गोली नहीं चली थी सरकार की पुलिस की तरफ से, इतने दंगे चल रहे थे। ऊपर से पैर गिरता है तो धरती हिलती है, तो जो लोग धरती हिलाने वाले थे उनको पता चल जाएगा, आशीर्वाद मिले हैं। बाद में कमीशन बने, डिकना बना, फलाना बना, उनको मिनिस्टर्स बनाए गए। इतना ही नहीं, उनके एक सज्जन को पंजाब चुनाव का इंचार्ज बना दिया था। तो पंजाब से तूफान उठा भाई, इसका तो नाम सिख राइट्स में है, तो बड़ा आंदोलन हुआ तो उसको हटाना पड़ा। उसी व्यक्ति को सीएम बना दिया गया। तो जो पीड़ित परिवार है वो इन चीजों को देखते हैं कि भाई ये तो इनकी कंटिन्यू है, उनको हमारी परवाह नहीं है, उनका अहंकार इतना है। उसी स्कूल ऑफ थॉट्स का ये हिस्सा है। तो आप कह रहे हैं पित्रोदा जी और इन सब के बयानों के पीछे गांधी परिवार है? आपकी जो मर्जी है आप बोल सकती हैं, मुझे मेरा वो विषय नहीं है। मेरा विषय ये है, कांग्रेस पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर है, और उसी के कारण हुआ तो हुआ, मरे तो मरे, होता रहता है। ये भाव इसमें नहीं है, सब चीज में उनका यही रहा जी। इतने करप्शन हुए, इतने कोयला टिकना फलाना, उनका क्या है जवाब? यही है, कर लो जो करना है कर लो, यही है जवाब। मोदी जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊं उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या?
पर्स रखते हैं क्या, बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? ऐसा है, मेरी कठिनाई है कि पहले तो पैसे थे ही नहीं, जब बटुआ रखने की जरूरत पड़े तो बटुआ रखते, तो बटुआ में रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए। पहली बार जब एमएलए बना, मिनिस्टर बना गुजरात में, तो गवर्नमेंट का पैसा आने लगा। उसके पहले तो कुछ कमाई दवाई की। ये 2001 की बात कर रहे हैं? हाँ। उसके बाद बैंक खाता खुला, बैंक खाते में पैसे आने लगे, पीएम बना तो आए। अभी हर महीना जो डेली मेरा खर्च होता है उतना मैं उठाता हूँ, और वो भी हमारा स्टाफ जो होता है उसको दे देता हूँ, देख लेना भाई दाल सब्जी में कुछ पैसे देना पड़ता है तो दे देना। खुद के जेब में तो कुछ होता नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कभी अपने जेब के पैसे से आपने विलासिता, सुख सुविधा की कोई चीज अपने पूरे जीवन में खरीदी है? विलासिता का हर एक का अपना अपना मानदंड होता है जी। अगर कोई कहे कि मोदी जी हिमालय चले गए, तो मोदी जी के लिए वो विलासिता हो सकती है, दूसरे के लिए नहीं हो सकती है। मैं अपने जीवन में बहुत डिसिप्लिन रहा हूं, और जो काम सर्वजन हित होंगे उसी को करना मैंने पसंद किया है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं मूवी देखने गए, उसको विलासिता कहते हैं, तो कभी बचपन में वो भी किया है, फिल्म देखी है जाकर के। ज्यादातर फिल्म मुफ्त में देखता था, क्योंकि हमारे यहाँ मेरा एक क्लासमेट था दशरथ करके, और दशरथ मेरा दोस्त था। उसके पिताजी थिएटर के बाहर चॉकलेट, सिंग चना बेचते थे। ऐसी छोटी सी वो खुमचा लेके खड़ा रहते थे, और हम लोग उनको लक्ष्मण भाई थिएटर वाला बोलते थे। वो तो वैसे बाहर बेचते थे, वो चना सिंह बेचते थे। तो हम भी कभी जाते थे उनके पास, और वो देखते थे आज थिएटर में अगर 2-3 सीट खाली हैं तो हमें घुसेड़ देते थे अंदर। तो हम देख के आ जाते थे। अगर कोई इसी को विलासिता कहे तो ये भी विलासिता है। मैंने इतना रूपरेखा इसलिए बनाई क्योंकि मेरा एक सवाल था, और सवाल बड़ा जेन्युइन था, जिसकी चर्चा खासकर राहुल गांधी करते हैं। वो जब कहते हैं कि 30,000 करोड़ आपने इधर के उधर कर दिए, और जब ये आरोप आप पर लगता है, जिस व्यक्ति ने आज तक कभी कमाई के बारे में सोचा ना हो, तो आपको क्या फील होता है? ऐसा है कि मैं आरोप करने वालों को जानता हूं, आरोप करने वालों के इरादे को जानता हूं, और देश भी जानता है। ये सवाल जो मुझे पूछ रहे हैं, उसके बजाय ये सवाल उनको पूछने का देश में कोई पत्रकार पैदा होगा तो मैं उसको घर जाकर के सम्मानित करूंगा कि भाई चलो कम से कम तूने सवाल पूछा तो जवाब देने की बात अलग है। अभी तक एक भी जो अपने आप को बड़ा न्यूट्रल और बड़े महान पत्रकार मानते हैं, मुझे अभी एक भी दिखाई नहीं दिया है कि जो उनको पूछे भाई बार खड़े रहो, आपने कहा जरा हिसाब बताओ क्या है, बताओ जरा, उनसे जानकारी लाइए तो फिर मुझे समझ आएगा वो कितने सीरियस है। नहीं, ये सवाल पूछने के पीछे एक मकसद ये भी था कि एक आम आदमी के जहन में ये सवाल आता है, हमें कोई बुरा भला कहे, हमें बुरा लगता है, आहत होते हैं, दुख भी होता है कि पूरे दिन मेहनत करके आए, अब किसी ने डांट दिया है, बुरा भला कहा या गलत आरोप लगा दिए। तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी ऐसा होता है कि जब वो पूरे दिन भर मेहनत कर रहे हों देश के लिए, और शाम को आके उन्हें कोई कहते भाई चौकीदार चोर है, चाय वाला जाति को लेकर सवाल उठा दे, आपकी सोच पर सवाल उठा दे, तब मन में क्या चलता है? एक तो मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर भी संवेदनाएं हैं, लेकिन मेरे पास जिम्मेवारियां भी हैं, और मैं अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर देश की भावनाओं का ख्याल ज्यादा रखता हूं। और जब मैं देश की भावनाओं का ख्याल रखता हूं तो मेरा दायित्व बनता है कि मुझे मेरे पर निजी जो अत्याचार हो रहे हैं उसको मुझे देश के ऊपर ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। उसे मुझे झेलने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए। तो मैं इन हमलों को झेलने की ताकत बढ़ाता चलता जा रहा हूं, और ताकत बढ़ रही है जनता के आशीर्वाद से। वो सबसे बड़ी जड़ी बूटी है।
प्रधानमंत्री जी, अगर इस इलेक्शन कैंपेन की बात करें तो हर व्यक्ति बात करता है राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय सुरक्षा की। ये दो मुद्दे हैं जो आपके नाम के साथ साथ अग्रणी है, फोरफ्रंट पर है। क्या आपको लगता है कि इन दो मुद्दों को इसलिए लाने की जरूरत पड़ी क्योंकि विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ता है? मैं तो डे वन से कह रहा हूं, भाई आओ विकास की चर्चा करो। मैं जो क्लेम कर रहा हूं कि मैंने 5 साल में ये काम किया है, उसको कोई चुनौती दो। नहीं दे रहे क्योंकि उनको स्टडी करना पड़ेगा। साथ साथ उनको 70 साल की बात बतानी पड़ेगी, हाँ भाई हमारे समय ये नहीं होता था, आपके समय हुआ। तो उनके इसलिए उन्होंने रास्ता चुना है आरोप प्रत्यारोप करने का। जब पुलवामा हुआ, सबसे पहले बयान क्या आए, कहां है 56 इंच? क्या आया था कि नहीं आया था? क्या कर रहा है मोदी? अब जब हमने एयर स्ट्राइक किया तो सवाल उठाते किया क्यों, फिर कहते बोलते क्यों हो। अब इसका क्या जवाब हो सकता है? सवाल आपने उनको पूछना चाहिए। अभी हमने मिसाइल से सैटेलाइट गिराने में सफलता प्राप्त की, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दुनिया की चौथी महाशक्ति हम बने। अब उनको सवाल ये है कि चुनाव के समय क्यों हुआ, मोदी ने टीवी पर आकर के अनाउंस क्यों किया। ये ग्लोबल कम्युनिटी के लिए जरूरी होता है इतना बड़ा फैसला। अब ये इनको इतने साल सत्ता में रहे, उनको समझ ना आए और उसमें भी चिल्लाने लगे, फिर कुछ नहीं बचा तो वैज्ञानिकों ने किया। अगर पुणे में रोड पर कहीं गड्ढा है, मोदी जिम्मेवार। इतना बड़ा सैटेलाइट, हाँ भाई वो तो ठीक है, वो तो वैज्ञानिकों ने किया। है उनका नेचर है, वो आप लोग उनको कभी पूछते रहिए। क्या इनको लगता है, आपको ऐसा लगता है कि इनको मोदी फोबिया है? मोदी जो करे उसको उठाओ, क्रिटिसाइज करो, उसके बारे में कुछ भी बात बोलो, चाहे वो मेरिट में खरी उतरती हो या ना उतरती हो, मोदी फोबिया। विपक्ष का एक काम है और करना चाहिए। मैं तो चाहता हूं और ज्यादा करना चाहिए, लेकिन पूरी जानकारियों के आधार पर करना चाहिए, पूरी जिम्मेवारी के साथ करना चाहिए। चलते चलते सिर्फ मीडिया में छाए रहने के लिए और सिर्फ उनके जो दरबारी लोग हैं वो उनकी प्रसिद्धि करते रहते हैं, इसलिए करते रहना देश की जनता के गले कैसे उतरेगा जी। आपने अभी एयर स्ट्राइक का जिक्र किया, मैंने खुद एक सेशन कंडक्ट किया था जिसमें पूर्व सेना के तमाम अधिकारी जो हैं, सेनाध्यक्ष, एयर मार्शल, सब तमाम लोग मौजूद थे। तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई रिस्क पॉलिटिकल भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेना काम कर रही है, पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होगी तो काम नहीं हो सकता, तो आपको ड्यू क्रेडिट देना होता है। इसको लेकर अलग अलग मत हैं, लेकिन एक मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब पुलवामा हो गया और आपने निर्णय लिया कि हम एयर स्ट्राइक करेंगे, बदला लेंगे, आपके जहन में उस वक्त क्या चल रहा था? क्योंकि पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति है, अनस्टेबल नेशन है, वो कुछ भी कर सकता है, तो कुछ डर था मन में कि भाई रिटेलिएट हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है। अगर न्यूक्लियर ब्रिंक पर पहुंच गए तो क्या होगा? क्योंकि आए दिन धमकी देते रहते हैं। पहली बात है कि क्रेडिट मोदी को देने का कोई कारण नहीं है और देना भी नहीं चाहिए, और मोदी ने लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये हिंदुस्तान का पराक्रम है कि नहीं है? सेना हमारे देश की है कि नहीं है? हमें गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम पाकिस्तान जो भाषा बोले वो हम बोले वो उचित है क्या? मेरा ऑब्जेक्शन यही है। मैं नहीं चाहता हूं कोई ये कहे मोदी, क्या मोदी बम फेंकने गया था क्या? इतना मूर्ख मोदी थोड़ा है। लेकिन ये हमारा देश कर रहा है, हमारा देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, इसका गर्व क्यों नहीं? लेकिन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको प्रॉब्लम इस गर्व से नहीं है। उनका प्रॉब्लम है कि बोल दिया तो लोग पूछेंगे कि 26/11 के बाद आपने क्यों नहीं किया, वो जवाब नहीं है। तो उससे बचने के लिए इसके खिलाफ बोलते रहना, ये उन्होंने अपना एक डॉक्ट्रिन तैयार की हुई है। लेकिन आपके जो समर्थक, इसी से सॉरी जुड़ा हुआ सवाल है कि जो आपके समर्थक हैं वो कहते हैं कि भाई क्रेडिट क्यों नहीं दोगे? वो कहते हैं कि अगर जो सारे एयरक्राफ्ट गए थे, अगर उनमें से एक को भी कुछ हो जाता है या सक्सेसफुल नहीं होता स्ट्राइक, तो आप सबसे पहले मोदी जी पर ही सवाल लेकर खड़े हो जाते कि, आपने प्लानिंग नहीं की। आलोचना मोदी जी की होती पर सेना से ज्यादा।
मैं कहता हूं मोदी ने खुद ने क्रेडिट नहीं लेनी चाहिए। मोदी की चर्चा हो तो लोकतंत्र है, होती रहेगी। कोई पक्ष में बोलेगा, कोई विपक्ष में बोलेगा। मैं मानता हूं ये पराक्रम हिंदुस्तान का है, ये हमारे जवानों का है और हमें उसका गर्व करना चाहिए। ये मेरा इतना ही देश से अपेक्षा है। आप उस रात सोए थे जब ये स्ट्राइक करने के लिए हमारे जवान गए थे? उस वक्त सोए थे, क्या कर रहे थे? ये ऐसा है, फिल्मों में तो हमने देखा है, रियल बता दो। मैं बताता हूँ, स्वाभाविक है, देश को ये जानने में इंटरेस्ट होता है। आपने देखा होगा मेरी कार्यशैली बड़ी विशिष्ट है। मैं पूरे दिन भर व्यस्त था, यहाँ वॉर मेमोरियल का उद्घाटन कर रहा था, चूरू में मेरा भाषण करने चला गया था, चूरू पाकिस्तान की सीमा पर था। यही मेरा कार्यक्रम चलते रहते, उन्हीं दिनों में चलते थे। दूसरी तरफ मैं इन चीजों को, आई एम ए टीम प्लेयर, तो मैं अपने सारे काम करता रहता हूं, लेकिन मेरी टीम है जिसको जो काम मैं असाइन करता हूं वो करते रहते। आप लोग मानते नहीं, यानी मीडिया में ये चलाया जाता है मोदी तो अकेला चलता है, ठीक है। ये रिजल्ट जो है ना वो टीम के हैं, मोदी के नहीं है। मोदी तो कह करके जाता है, देखना। फिर मैं सारा वॉर मेमोरियल पूरा करके आया, करीब 9 बजे रिव्यू किया मैंने, 9 साढ़े 9 हो गए। रिव्यू किया तो था, फिर 12 बजे रिव्यू किया तो हमारे सामने समस्या थी। उस समय वेदर अचानक खराब हो गया था, बहुत बारिश हुई थी, आपको याद होगा। मैं हैरान हूं, अभी तक देश के इतने बड़े पंडित लोग इतनी मुझे गालियां देते हैं, लेकिन उनका दिमाग यहाँ नहीं चलता है। तो 12 बजे, ये भी मैं पहली बार बोल रहा हूं, मुझे हमारे अफसरों को क्या लगेगा मुझे मालूम नहीं। तो एक पल हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे। तो बाय एंड लार्ज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल दे तो क्या। मेरे मन में 2 विषय है। मैंने कहा एक सीक्रेसी, अभी तक तो सीक्रेट रहा है, लेकिन अगर सीक्रेसी में कुछ लूजनेस आई तो फिर तो हम कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए। दूसरा मैंने कहा मैं आई एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूं, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है, ये क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। तो सब उलझन में थे, क्या करें। देन अल्टीमेटली मैंने कहा ठीक है, क्लाउड है, जाइए, चल पड़े। तो 1:30 बजे हमने मूवमेंट शुरू की। करीब हमारा समय था कोई 2:55 दिमाग में था, इस हिसाब से कि दैट इज द बेस्ट टाइम। उस सैटेलाइट की मूवमेंट भी ध्यान रखनी होती है कि हम उसमें भी ना आए, हाथ लगे। तो ये सारे हिसाब किताब में कोई 2:55 बैठता था। हमारे लोग गए, 3:20 को मुझे रिपोर्ट आया कि साहब सब लोग ठीक ठाक हो गया है। अलग अलग स्टेशन से सबको जाना था। दूसरा 3 चीजें थी जिसकी तरफ, एक तो हम 3-4 दिन से उनका एक दूसरा स्थान है वो मीडिया में चला रहे थे, पाकिस्तान का, और मीडिया में पाकिस्तान के लोग भी उस स्थान पे गए और देखने ये तो कितना शांत है, यहाँ तो बच्चे पढ़ते हैं, ये सब उन्होंने दिखाया था पाकिस्तान ने। हम बार बार कहते थे कि हाँ ये सब गड़बड़ यहीं से होता है। तो हमारा 1 सेट ऑफ जहाज वहां गए, तो पाकिस्तान ने मान लिया तो ये तो यहाँ के लिए आए हैं, तो उनको ध्यान ही रहा कि हमें यहाँ जाना था। तीसरा, हमने समुद्र में बड़ी मूवमेंट की, हमारे सारे समुद्री जहाज वगैरह। तो पाकिस्तान में आपको देखा होगा, कराची में कई दिनों तक ब्लैकआउट रहा, कई दिनों ब्लैकआउट रहा, और उनको लगा कि अब हमला कराची पे होगा क्योंकि समुद्र की। तो ये मूवमेंट इतनी अलग अलग चल रही थी, तो पाकिस्तान बड़ा कंफ्यूज था। हमारा देश का मीडिया भी, हम चाहते थे कि हमारी तरफ उसकी नजर न जाए, तो वो पाकिस्तान की खबरों पर वो लगा रहता था।
तो हम ऑपरेशन करने में सफल हो गए। मैं एक चीज जानना चाहता हूं सर, जब आपने पूरा ऑपरेशन किया था, क्या पाकिस्तान करेगा इसको कैलकुलेट किया था? मैंने ऑपरेशन नहीं किया। सॉरी, सेना ने किया। ऑपरेशन जिनका जिम्मा है उन्होंने किया है। कुछ बुरा हो तो जिम्मेवारी मेरी है, वो मुझे लेनी चाहिए। कुछ अच्छा है तो क्रेडिट उनकी है, उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जिंदगी के साथ खेलते हैं। वो कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई एक पॉलिटिकल लीडर है जो दिन रात वीडियो गेम खेलता रहता है। हम जानते हैं उसको, नाम नहीं बताते आपको। नाम भी बता तो दीजिए। ये ना जी, वो मेरा काम नहीं है। उनके सारे साथी जानते हैं। मैं उनको कभी पूछता हूँ क्या चल रहा है भाई नेताजी का, अरे साहब आजकल तो नई वीडियो गेम आई है, ऐसा बताते वो लोग। खैर वो उनका काम है, वो करते रहते हैं। तो अगर इसी पर मेरा एक जहन में जो सवाल मेरे आ रहा था जब मैं खुद एंकर कर रही थी, अभिनंदन जी जब वापस आ रहे थे, जब आपको एक खबर मिली कि हमारे एक पायलट जो हैं दूसरे देश में वहां पर उनको पकड़ लिया गया है, POW बन गए हैं, उस वक्त से लेकर उनकी रिहाई तक क्या कुछ उधेड़बुन चल रही थी? क्योंकि पूरा देश टीवी पर ग्लूड था। देखिए उस समय मैं विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में था। अच्छा। मेरा फंक्शन था हाँ। और वहां मुझे मैसेज आया कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर भी मैंने बड़े आराम से अपना पूरा फंक्शन पूरा किया। अच्छा। और पहला तो समाचार ये था कि एयर स्ट्राइक हुआ है, उन्होंने तुरंत हमला बोला हम पर। आज हम मान के चलते थे होने वाला है, इसमें कोई नई चीज नहीं थी। इतना ही मुझे हिसाब लगाना था क्या हुआ कितना हुआ। तो मेरे पास खबर थी कि उनके जहाज हमने तोड़ दिए हैं और हमारा एक जहाज टूटा है। लेकिन पाकिस्तान ने हड़बड़ी में झूठ बोला, यानी वो उनकी तरफ से वो सच बोलना चाहते थे, वो झूठ बोलने के इरादे से नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनकी इतना भय था तो उन्होंने कह दिया 2 जहाज तोड़ दिए हैं, 2 पायलट मार दिए हैं, 1 पायलट हमारे कब्जे में है। जब रियलिटी आई तो पता चला कि एक उनका जहाज F-16 तोड़ा गया है, 2 पायलट उनके मारे गए हैं। हमारा एक पायलट और हमारा एक जहाज गया, वो तो हमें मालूम था, हमें पता था। तो हमने फिर दोपहर को एक प्रेस ली। मैंने कहा हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को, मैंने कहा प्रेस आप लीजिए और दुनिया के सामने इतना बता दीजिए कि हमारे पायलट को अगर जरा सा भी खरोच आई तो फिर बात बिगड़ जाएगी। और ये हमारा स्टेटमेंट बहुत पब्लिक स्टेटमेंट है। करीब 1 बजे मैंने दिया था, करीब 1 बजे दिया था। तो मैसेज वॉज क्लियर कि हम क्या करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी, जो दूसरा मुद्दा सीधा इसे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, आपने नॉर्मलिसी बढ़ाने की बड़ी कोशिश की। जब आपका शपथ ग्रहण पिछली बार हुआ तब आपने सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया, आप नवाज शरीफ जी के घर भी गए, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आपने यहां तक कि पठानकोट जांच के लिए ISI तक को जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें शामिल होने को कहा। भारत की टीम जाना था, रेसिप्रोकेट करना था, वो नहीं हुआ। एक्चुअली आपकी बात करेक्ट नहीं है। हमने सरकार को कहा, किसी ISI को हमने नहीं कहा। पर ये एक सवाल काफी गूंजता रहता है। लेकिन मुझे ये भरोसा दिया गया। इसको एक अलग तरीके से देखिए और देश को भी समझाने के लिए जरूरी है कि मेरी छवि क्या, मेरी पार्टी की छवि क्या। तो ये मान के चलते थे कि अरब देशों के साथ, इस्लामिक देशों के साथ तो अब हिंदुस्तान का सब बिगड़ जाएगा। यहाँ के सारे पंडितों ने यही बना करके रखा था। आज हमारी सबसे ज्यादा दोस्ती अरब देशों के साथ है, सबसे ज्यादा दोस्ती हमारी इस्लामिक वर्ल्ड के साथ, क्या इंडोनेशिया हो या यहाँ कुवैत कतार तक हो। दुनिया में अगर मैं इनको शपथ में न बुलाता या मैं लाहौर न जाता तो मैं कितना ही दुनिया में जाकर कहता कि पाकिस्तान झूठा है, हमारे साथ ये कर रहा है। हर कोई मानता नहीं है। तो मोदी के दिमाग में इनके प्रति तो नेगेटिव भाव भरा पड़ा है। मेरे इन 2 कदमों ने पाकिस्तान की आवाम के मन में विश्वास पैदा कर दिया कि मोदी अच्छा इंसान है, भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती चाहता है, इसलिए देखो सामने से सब कर रहा है। दूसरा, दुनिया को मैं समझाने में सफल हो गया मेरे एक्शन से, शब्दों से नहीं, कि भाई मोदी दोस्ती चाहता है। उभा में भी मिला, यहां मिला, वहां मिला, मैंने कभी ये नहीं। और दुनिया कन्विंस थी कि भाई मोदी के पक्ष में कोई कमी नहीं है।
उसके बाद जब उन्होंने पठानकोट किया तो दुनिया को मुझे समझाना नहीं पड़ा कि पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है। उरी किया था। आज भी दुनिया इतना बड़ा मैं एयर स्ट्राइक करूं या सर्जिकल स्ट्राइक करूं और दुनिया में से कोई भारत के खिलाफ एक शब्द न बोले, इसका मूल कारण मेरे उस 2 एक्शन से जो क्रेडिबिलिटी बनी है वो है। तीसरी बात, एयर स्ट्राइक का सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ है, या मसूद का यूएन में जो निर्णय हुआ उसका लाभ क्या है? ये हमारे देश में थिंक टैंक का एक काम है, या तो मीडिया के लोगों ने डिटेल में देखना चाहिए। खैर मीडिया को इतनी आपाधापी है कि उतना कर नहीं पाते हैं। मसूद का केस और एयर स्ट्राइक, इन दोनों ने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वर्ग उसको वोकल किया है, उनको सक्रिय किया है कि भाई हम ऐसे लोगों को पाल के रखा है, इसके कारण दुनिया में हमारी इज्जत खराब है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई कीमत नहीं रही। कोई भी पाकिस्तानी नागरिक अमेरिका जाता है तो एयरपोर्ट पर उसका सारे कपड़े उतार करके उसको चेक किया जाता है। ये पाकिस्तानी नागरिक को कैसे सहन होगा? पाकिस्तान में दबाव पैदा हो रहा है कि भाई ये इन लोगों से छुट्टी पाओ, हम कोई अच्छा काम करें। मैं समझता हूं इसके पीछे मेरे 2 पॉजिटिव एक्शन, उनको बुलाना या लाहौर जाना, इसने ग्राउंड तैयार किया। और बुरा करोगे तो मैं मोदी हूं, ये मैसेज गया और दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई। इसने पाकिस्तान के भीतर एक वातावरण पैदा किया है, ऐसा मैं देख रहा हूं। मेरे पास जानकारियां भी आती है कि पाकिस्तान अब आतंकवाद को पालने वालों के साथ नाराजगी व्यक्त पब्लिकली करने लगा है। भाई हमें क्या पालना तो कहता ही है। इसमें जो क्रिटिक्स हैं या जो आलोचक हैं उनका ये कहना है आप तो बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए, ये तो कोई फॉरेन पॉलिसी ही नहीं है। कभी आप बात करते हैं, कभी आप रुक जाते हैं, फिर बात करते हैं, फिर रुक जाते हैं। ऐसा है, मैं जब मुख्यमंत्री था और पीएम का कैंडिडेट, तो मेरी जो एक आलोचना होती थी यही होती थी, भाई मोदी को विदेश नीति की कुछ समझ नहीं है, इसने तो देश कभी पार्लियामेंट में कभी एक दिन बैठा नहीं है, ये क्या करेगा? और वो क्रिटिसिज्म सही था क्योंकि मेरा कोई अनुभव तो था नहीं दुनिया के उसमें, तो एक प्रकार से मैं बिना अनुभवी तो हुई हूं। मैं तो कोई दावा नहीं करता हूं और नहीं मैं कोई उस प्रकार के मेरा डेवलपमेंट हुआ है कि जिसमें मेरे से कोई गलती नहीं हो सकती, तो इसमें मैं कोई छुपाता नहीं हूं कभी। लेकिन मैंने उस समय 2014 में इंटरव्यू में कहा था, मैंने कहा देखो भाई मैं इतना समझता हूं 125 करोड़ देश की ताकत पर मुझे भरोसा है, मैं दुनिया में किसी से आंख झुका करके बात नहीं करूंगा, आंख उठा करके भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं देश को विश्वास देता हूं मैं आंख मिला के बात करूंगा। ये मेरा 2014 का स्टेटमेंट है और तब से लेकर के अब तक मैंने इसको किया। ये करूंगा तो ये होगा, ऐसा करूंगा तो क्या होगा। जिसको कुर्सी की चिंता होती है ना वही ये सोचता रहता है, जिसको कैरियर की चिंता होती है वही सोचता है, जिसको देश की चिंता होती है वो हिम्मत करता है। मोदी जो भी कुछ भी करता है उसका मूल कारण दिमाग में देश भरा पड़ा रहता है। कुर्सी, दल, कैरियर, पद, प्रतिष्ठा, ये अगर होता तो मोदी किसी काम का ही नहीं, फिर मोदी की यहाँ बिठाने की जरूरत ही नहीं। तो क्या यही वजह आलोचना ज्यादा होती है कि मोदी जी सेट रूल बुक, सेट गाइडलाइंस, परंपरा फॉलो करने की बजाय बेसिक इंस्टिंक्ट जो होती है, कहते हैं ना गट फीलिंग के ये करूंगा तो सही होगा, उसको भारत के संविधान में जो लिखा है मैं उसी के आधार पर चलता हूँ, उसी बुक के आधार पर चलता हूँ। उस बुक ने हमें कहा है कि देश के लिए हम सब कुछ करेंगे। मैंने वही तो शपथ लेकर के पीएम बना हूं जी, प्रधानमंत्री का मैं पालन करता हूं। एक और मुद्दा है जिसको इन चुनाव में बहुत जोर शोर से उठाया गया, खासतौर से बालाकोट के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, कि प्रधानमंत्री जी सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांग रहे हैं और हर दूसरा ऑपोजिशन लीडर इस बात को अपनी सभा में बोलता है। आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? अच्छा होगा कि पत्रकारिता में बैठे हुए लोग जरा निकाल के लाएं और बताएं देश को कि देखो भाई मोदी ने सेना के नाम पे वोट मांगा। मैंने कभी नहीं मांगा सेना का और कोई कारण नहीं है। लेकिन मैं ये ना कहूं कि भाई हमारे एक पार्टी, इसके बड़े लीडर देश के सेना नायक को गली का गुंडा कहे, क्या ये मुझे जनता को प्रशिक्षित करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर कांग्रेस पार्टी जैसी एक जिम्मेवार पार्टी हमारे एयरफोर्स के मुखिया को, एयर चीफ मार्शल को झूठा कहे तो ये विवाद का विषय होगा कि नहीं होगा?
डिबेट का होगा कि नहीं होगा। तीसरी बात है, ये म्युनिसिपैलिटी का चुनाव है क्या कि जिसमें कितने बगीचे बनाएंगे और बगीचे में सफाई कैसे करेंगे, पानी के पाइपलाइन कहां डालेंगे, यही होता है क्या? ये देश का चुनाव है। देश के चुनाव में सेना भी होती है, देश के चुनाव में सीमा भी होती है। सुरक्षा बलों के लिए हर मैनिफेस्टो में हर एक के एजेंडा में लिखा हुआ है। अगर मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है तो जनता में जाकर बोलने में क्या जाता है भाई? नहीं, वो कह रहे हैं वो तो प्रचार नहीं करते अपनी सर्जिकल स्ट्राइक का। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 6 करी, आपने तो 2 ही करी। सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा है, हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक की, देखिए इनकी मुसीबत क्या है। पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का उपहास किया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं ऐसा ही। फिर भी सर्जिकल स्ट्राइक लोगों के दिमाग पर एक असर पैदा करने लगी, सेना का मोरल बूस्ट होने लगा, तो फिर इन्होंने इसको विरोध करना शुरू किया। विरोध करने के बाद भी जनता का भाव बढ़ता चला गया, तो अब उन्होंने तीसरा खेल खेला कि हमने भी किया था। अच्छा, उसमें भी एक ने 3 संख्या कही, किसी ने 11 कही, किसी ने 7 की, किसी ने 6 की, करते करते किसी ने 30 भी कह दी। तो 3 से लेकर के 30 सर्जिकल स्ट्राइक के आंकड़े वो दे रहे हैं। अब सेना के जितने मुखिया थे जो उस कालखंड में थे, वो सब ने आंकड़े के बयान दिए, भाई हमारे कालखंड में नहीं हुआ। और ऐसी कैसी उनकी सर्जिकल स्ट्राइक थी कि जिसमें सेना का कोई जवान ही ना हो, सेना का मुखिया ना हो। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक वीडियो गेम वाली थी क्या, जो उनके एक नेता वीडियो गेम करते हैं? और मैंने जब वीडियो गेम कहा तो कुछ फौजियों से बयान करवा दिए कि मोदी हमारे काम को वीडियो गेम, मैं उनके काम को वीडियो गेम नहीं कह रहा। उनके एक नेता है जिसको जानने वाले सब जानते हैं कि वो वीडियो गेम में टाइम खपाते हैं। मतलब ये राहुल गांधी है। मैं किसी का नाम नहीं देता, मैं जो सुनता हूँ आप तो पत्रकारिता में आप खोज लीजिए। प्रियंका गांधी कह रही है बार बार आप अपने चुनावी भाषण में उनके परिवार, उनके घर के लोगों का जिक्र जी नहीं, मैंने कभी किसी का जिक्र नहीं किया। मैं वंशवाद की राजनीति के खिलाफ। और बाबा साहब आम्बेडकर को जिसने पढ़ा होगा तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि लोकतंत्र का अगर सबसे खतरनाक कोई दुश्मन है तो वंशवाद है। बाबा साहब आम्बेडकर के शब्द है। मेरा वंशवादी राजनीति के खिलाफ प्रश्न है। उनसे परिवार से मेरा क्या लेना देना है जी? नहीं मेरे यहाँ चाय पीने आते थे और मुझे बिल नहीं दिया, ऐसा थोड़ा है जी। यहीं पर एक सवाल बनता है, आपने लास्ट के 2 फेज दिल्ली, पंजाब और बाकी जगह पे जो इलेक्शंस होना है उसके संदर्भ में आपने कहा कि ये चुनाव जो हैं इस बात पर लड़े जाएं कि भोपाल में क्या हुआ था और साथ ही साथ 1984 के सिख रॉयट्स में क्या हुआ था। आप सीधे तौर पर उसमें गांधी परिवार को लाना चाहते हैं। मैं आपके दर्शकों के लिए विस्तार से जरा बताना चाहूंगा। इन दिनों 2 विषय आए। क्यों आए? जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महोदय ने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारी पूरी चुनावी रणनीति मोदी की छवि तोड़ने की है। उनका जो ऑरा है, उनकी इमेज है, इसको हम खत्म करना चाहते हैं। वो खत्म किए बिना हमारी राजनीति नहीं हो सकती और इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। मतलब कि ये सारा जितना झूठ है, भ्रष्टाचार का, करोड़ों रुपये और राफेल और डिगरा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो मैं तो दिमाग का पता नहीं हूं। तो ये सब मोदी की इमेज तोड़ने के लिए किया है। उनका एक स्टेटमेंट। उसके जवाब में मैंने, झारखंड में मेरी सभा थी, दूसरे दिन थी, मैंने कहा कि देखो भाई, आज मुझे पढ़कर के बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक पार्टी की रणनीति इस पर केंद्रित है कि एक मोदी की छवि को कैसे भी करके धूमिल करना। तो मैंने पब्लिकली कहा कि भाई मैं 45 साल की तपस्या कर करके छवि बनी है। ये किसी लुटियन वालों ने आर्टिकल लिख करके छवि नहीं बनाई है, बड़ी बड़ी फोटो छाप करके छवि नहीं बनाई है। ये मैंने उस दिन भाषण में कहा। लेकिन
इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मिस्टर क्लीन इसी लुटियन दुनिया ने बनाया था। सारे अखबार भरे पड़े रहते थे मिस्टर क्लीन, मिस्टर क्लीन, मिस्टर क्लीन। और कांग्रेस पार्टी भी नाच रही थी, अखबार वालों ने जो शब्द पकड़ा दिए। मैंने कहा जाते 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 क्या लेवल लेके गए वो। तो छवि किसी की बनाना बिगाड़ने का तुम्हारा जो खेल है ना, वो उनकी बिगड़ती है जो अखबारों के पन्नों पे पैदा होते हैं, जो धरती पर पसीना बहा करके आए हैं, मिट्टी फाक करके आए हैं, उनकी छवि खराब है। ये दैट वाज माय भाषण। दूसरा उन्होंने आरोप लगाया और वो भी टीवी के सामने बोले हैं। उन्होंने कहा क्या सेना मोदी की पर्सनल जागीर है क्या? जब उन्होंने कहा कि सेना पर्सनल जागीर है क्या, तो फिर मैंने दिल्ली के मेरे भाषण में कहा कि पर्सनल जागीर किसको कहते हैं, और फिर मैंने आईएनएस का कैसे दुरुपयोग हुआ विदेशी लोगों को, फैमिली फ्रेंड को। उनके इस आरोप के कारण मुझे कहना पड़ा कि भाई पर्सनल जागीर देश समझे किसको कहा जाता है। ये पर्सनल जागीर के रूप में हमारी नौसेना का उपयोग हुआ। लेकिन आप मीडिया वालों की कमाल है, आपने क्यों ये सवाल पैदा हुआ उसको हटा दिया। मेरी इमेज खराब करने का उनका लक्ष्य है, ये चर्चा का विषय होना चाहिए था। आप क्योंकि उनकी मदद में है आप लोग, तो आप चुप हो गए। मेरे लिए दुनिया भर का तूफान खड़ा कर दिया। तो ईश्वर मेरे साथ है, तो आज उनका एक साथी आ गया, हुआ तो हुआ, फिर आप फंस गए थे। अब मैं करवाता हूं क्या? आपने जो चुनौती दी थी कि इन 2 चरणों के चुनाव 1984 और भोपाल में जो हुआ और बाकी जो मुद्दों का जिक्र मैंने इसी संदर्भ में कहा। जी बिल्कुल, आपने इसी संदर्भ मैंने ये कहा कि भोपाल में जो गैस कांड हुआ था और 2800 लोग मारे गए थे, और उनको मिस्टर एंडरसन को आप वहां का स्टेट प्लेन में दिल्ली लाए और आपने उनको रातों रात अमेरिका भगा दिया ताकि वो अरेस्ट ना हो। इतने लोग मारे गए। तो मैंने कहा कि भोपाल में राजीव गांधी के सम्मान के मुद्दे पर चुनाव लड़िए आप। दूसरा मैंने उनको कहा दिल्ली और पंजाब, वहां पर आप राजीव गांधी के सम्मान पर चुनाव लड़िए। मैं उनको अपमानित अगर करता हूं तो आप उनके सम्मान के लिए मैदान में आइए ना। तो कांग्रेस ने इस पे काउंटर सवाल किया। काउंटर उनका ये था, जो कि प्रियंका गांधी ने कहा कि ये दौर के चुनाव नोटबंदी पे लड़े जाएं, जीएसटी पे लड़े जाएं और साथ ही साथ महिला सुरक्षा पर लड़े जाएं। उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव विपक्ष ने नोटबंदी पर लड़ा था। उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव नोटबंदी यही विषय था उनका। और दिल्ली में मीडिया भी बड़ी लंबी लंबी कतारें बैंकों के सामने दिखाती थी, और इतना उत्साह था कि 6 तारीख की लाइन 20 तारीख को भी दिखाते रहते थे कि आज ऐसा हुआ। पुराने फुटेज दिखाते थे, क्योंकि आप आग लगाना चाहते थे देश में। न आग लगी, न उत्तर प्रदेश का चुनाव हारे। जीएसटी के ऊपर मुद्दे पर वो गुजरात का चुनाव लड़े थे, गुजरात के व्यापारियों को उकसाया था, सूरत को बॉइलिंग पॉइंट बनाया था, सारी की सारी सीटें बीजेपी जीत गए। तो ये इन मुद्दों पर चुनाव हो चुके हैं, और इन सारे मुद्दों पर जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आप ये सारे मुद्दे जो हैं इनका डिस्कशन नहीं होता आपके भाषणों में। प्रियंका गांधी कहती हैं कि आप उनके परिवार को और 70 साल पुरानी। अभी मैं हिमाचल जा रहा हूँ, हिमाचल में मैं जीएसटी पर बोल के आया हूँ। आज ही देख लीजिए, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री और जीएसटी, ये अभी अभी बोल करके आया हूँ, बस सीधा वहीं से आ रहा हूँ। तो 72,000 की न्याय स्कीम पर कांग्रेस बहुत बैंक कर रही है। वो कह रही है कि मोदी सरकार ने जो वादा किया था वो तो भले ही खाते में आया हो ना आया हो, लेकिन उनके 72,000 सालाना जरूर मिलेंगे। अब आप टैप रिकॉर्डर पर भरोसा करोगे, ट्रैक रिकॉर्डर पर भरोसा करोगे? आप टैप रिकॉर्डर सुनते रहते हो, ट्रैक रिकॉर्डर लेकर के मैं बैठा हूं। उनका टैप रिकॉर्डर सुन लिए। उन्होंने कहा था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अगर चुनाव जीतेंगे तो वहां के बेरोजगार युवकों को भत्ता देंगे जी। आज 6 महीने हो गए, मिला क्या? उन्होंने कहा था, और कहा था, पब्लिक को अरिथमेटिक सिखाया था
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा और 10 दिन में नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। आज 6 महीने हो गए, अभी तक नहीं हुआ है कर्ज माफ। किसान को नोटिस गया है, बैंक नए पैसे नहीं दे रही है, परेशान है। ये ताजा उदाहरण, बाकी तो उन्होंने अब तक जितने उदाहरण दिए, बातें कही है। 2009 में उन्होंने कहा था, पहले 2004 में कहा कि हम हर घर में बिजली देंगे, फिर 2009 में कहा कि हम 90% घरों में बिजली देंगे और 1 साल में देंगे। 2019 में भी ये काम मैं अभी भी कर रहा हूं और मेरा लक्ष्य है मैं ये जुलाई अगस्त तक पूरा करने का। इतना समय मुझे लग गया आने के बाद, उन्होंने नहीं किया। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड सुनने के लिए अच्छा लगता है। कभी एक बार मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख करके देख लीजिए ना क्या होता है। अच्छा सवाल बोल, अच्छे फ्रेज इस्तेमाल किए, ट्रैक रिकॉर्ड और टेप रिकॉर्डर, अच्छे फ्रेजेस है। लेकिन एक बात मैं प्रधानमंत्री जी आपसे जानना चाहूंगा। मैं जब इस इंटरव्यू के लिए आया तो मैंने लगातार 2 दिन तक एक चीज सर्च की नेट पे, वो थी एक आपकी स्पीच के बारे में जिसकी आज तक चर्चा हो रही है, जो 2013 में आपने छत्तीसगढ़ में कहा था, काला धन और 15 लाख को जोड़ के कि अगर ऐसा हुआ तो 15 लाख। आपने उस स्पीच के अंदर 15 लाख बोलते हुए कभी ये वादा नहीं किया था कि बैंक खातों में आप उनके डलवाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा बना। जब ऐसे मुद्दे बन जाते हैं तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आप 100 लोगों का इंटरव्यू लो, कितने लोगों के में गले उतरता है बात है, वो बोलते रहते हैं और आप लोग टीवी पे दिखाते रहते हो, क्योंकि वो आपकी कुछ मजबूरी है। उनको क्यों दिखाना, इनके झूठ को क्यों चलाना, आपकी मजबूरी है। और या तो आप रिसर्च करो। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि रिसर्च में कहीं भी पूरे भाषण में आप ये बोलते हुए नहीं पाए गए। बड़ा क्लियर हम तो खुद कह रहे हैं कि आप नहीं हिम्मत के पाए साथ गए। बोलो ना भाई। नहीं, हम भी मैं वही हिम्मत कह के साथ ही बोल रहा हूँ, मैं हम- हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ। मैं फिर हिम्मत के साथ बोलता हूँ कि मैंने लगातार 2 दिन तक रिसर्च किया। 2013 की आपकी पूरी स्पीच देखी, 2013 की आपकी पूरी स्पीच देखी। जी, कहीं नहीं मैं बोला। आभारी हूं कि आपने, देखिए मैं बता दूं, बोफोर्स का कांड हुआ तो वीपी सिंह के भाषण निकाल करके देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग है। वीपी सिंह कहते थे कितने रुपये खा गए मालूम है आपको, कि अगर ये बोफोर्स का पैसे का हिसाब लगाऊं तो इतने खेत में कुआं होता, इतने खेत में ट्यूबवेल लगता, इतने एकड़ भूमि में पानी पहुंचता, ऐसा करके वो समझाते थे। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मेरा कुआं क्यों नहीं खुदा, मेरे कुएं में पंप क्यों नहीं आया, किसी ने नहीं कहा। लेकिन वो लोगों को समझाने का वीपी सिंह का तरीका था। अब वीपी सिंह के भाषण को निकाल दीजिए। पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिस पर बीजेपी बहुत ज्यादा बैंक कर रही है। वहां पर आप कहते हैं अपने एक इंटरव्यू में कि ममता जी आपको कुर्ते भिजवाती हैं, मिठाई भिजवाती हैं, लेकिन वो बहुत हार्श हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा आपको मिट्टी के रसगुल्ले देने की बात करती हैं। बंगाल का चुनाव बहुत ज्यादा हिंसक और बहुत कड़वाहट से भरा हुआ हो गया है। सवाल मोदी का नहीं है, सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का है। और चिंता मुझे दिल्ली के मीडिया की है कि इतनी भयंकर वहां हिंसा हो रही है, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए मीडिया पूरी तरह इस विषय पर चुप है। ये सबसे गंभीर बात, मेरा गंभीर आरोप है, गंभीर आरोप है। हम डे इन डे आउट, आप लोग जम्मू कश्मीर में कोई भी घटना हो जाए तो उसको उछालते हैं। आपको मालूम है जम्मू कश्मीर में पंचायतों के चुनाव हुए, हमारी सरकार में से हमारा निकलने का कारण भी यही था। हम कहते थे पंचायतों का चुनाव होना चाहिए। महबूबा जी कह रही थी कि चुनाव होंगे तो 5-10 हजार लोगों की कत्ल हो जाएगी। हमने कहा कुछ नहीं होगा, नीचे लोगों को अधिकार दो। करीब 30,000 लोगों चुनाव में भागीदारी हुई, एक बूथ पर एक हिंसा नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में पंचायतों के चुनाव हुई 6 महीने पहले, सैकड़ों की तुलना में हत्याएं हुई, किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। जो लोग चुन करके आए उनके घर जला दिए गए।
जो चुन करके आए उनको झारखंड में जाकर के विस्थापित कैंपों में रहना पड़ा। मामला शांत हुआ तो 3 महीने के बाद वो अपने घर गए। अभी लोकसभा के चुनाव में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई है और लोगों को मार करके पेड़ पे लटकाया जाता है और गांव वालों को ढोल बजा करके बताया जाता है देखो ये हाल होगा। आप लोग चुप है। सवाल मोदी का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का है, सवाल फेडरल स्ट्रक्चर का है। उस गंभीर विषयों को तू मैं में लाइट लेने की जरूरत नहीं है जी। नहीं, बस मैं ये कहना चाहूंगी जिम्मेदारी के साथ, मैं अपने चैनल पे हमने खबर न सिर्फ दिखाई बल्कि एक पीठासीन अधिकारी जो इरेगुलरिटीज हमने दिखाई अपने चैनल पे, उसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया न्यूज नेशन की खबर के बाद और सस्पेंड भी किया गया। तो हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने दिखाया था कि कैसे तृणमूल कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बुजुर्ग लोगों के साथ जाता है और तृणमूल कांग्रेस का बटन दबा के वापस आ जाता है। ये बाकायदा वीडियो पे हमारे साथ शूट था, इसको हमने बाद में शेयर करा बाकी लोगों के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर किया। सैकड़ों वीडियो अवेलेबल है सोशल मीडिया में, सैकड़ों वीडियो अवेलेबल है कि किस प्रकार से वहां हो रहा है। अब 23 मई की बात कर लें प्रधानमंत्री जी, 21 तारीख को तमाम अपोजिशन पार्टी के लोगों ने एक साथ मीटिंग बुलाई है और वो सब लोग मिलने वाले हैं। ये भी कयास लगाए जाते हैं कि शायद हो सकता है उत्तर प्रदेश में गठबंधन चल जाए, पूर्ण बहुमत ना मिले। आपको वन मैन आर्मी मानते हैं लोग और उनको ये लगता है कि आप गठबंधन नहीं चला सकते। आप लोगों के इस क्रिटिसिज्म को किस तरीके से लेते हैं? एक तो उनको मेरे विषय में स्टडी नहीं है इनका, और न ही आप लोगों का स्टडी है। अगर स्टडी है तो आप उनको काउंटर सवाल पूछिए ना। मैं संगठन का काम करता था, मैं राजनीति में आया तब संगठन का काम करता था। मुझे सबसे पहले गुजरात में हमारी सरकार बनी तो चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री थे, केशु भाई पटेल डिप्टी सीएम थे, गठबंधन की सरकार थी। मुझे वहीं से संस्कार मिला है कैसे गठबंधन चलता है। बाद में मैं हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर इस इलाके में काम करता था। जम्मू कश्मीर में हम फारूक अब्दुल्ला के साथ काम करते थे, गठबंधन की सरकार थी। हरियाणा में मैंने बंसलाल जी के साथ काम किया, चौटाला जी के साथ काम किया, गठबंधन की सरकार थी। पंजाब में मैंने बादल साहब के साथ काम किया, गठबंधन की सरकार थी। मैं संगठन का काम करता था, लेकिन संगठन का काम करता था तो स्वाभाविक सरकार में बैठे हुए लोगों से तालमेल करने का काम आता था। तो मेरी तो ट्रेनिंग ही गठबंधन की हुई है और 5 साल जो मैंने सरकार चलाई वो गठबंधन की सरकार चलाई है। इसलिए और मेरा मत है कि पूर्ण बहुमत आने के बाद भी गठबंधन की सरकार चलाई है, वरना पूर्ण गठबंधन के बाद नेता का सर इतना अहंकारी हो जाता है, साथ में आसमान पर दौड़ता है। हमने ऐसा नहीं कि हम जमीन पर रहे। महाराष्ट्र में शिवसेना में सामना में रोज नेगेटिव आर्टिकल छपता था, लेकिन शिवसेना का व्यक्ति मेरे यहां कैबिनेट मिनिस्टर था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो गठबंधन शायद चलाने का सबसे अच्छा गुण किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और हमारे पास वो अटल जी की लीगेसी है। इसलिए इनको हमारा अनुमान ही नहीं है कि हम किस प्रकार से काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी, 2-3 छोटे छोटे ऐसे सवाल जो जनता बहुत जानना चाहती है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इतने गैजेट फ्री कैसे बने, क्योंकि गैजेट वक्त के साथ बदलते हैं। क्या आप अपना इतना वक्त निकाल लेते हैं कि आप आईपैड के साथ ट्यून हो जाएं, जो नया स्मार्टफोन आ रहा है उसके साथ ट्यून हो जाएं? भाई एक तो अभी तो मैं मुख्यमंत्री पद के तो अभी बना, लेकिन उसके पहले टेक्नोलॉजी के प्रति मेरी रुचि थी, तो मैं क्यूरियोसिटी से भी देखता था। कभी मैं उस समय तो मैं शॉपिंग वाली दुनिया में भी जाता था, तो मुझे आप 2 जगह पे पा सकते थे। या तो किताबों की दुकान होगी तो वहां देखोगे, या तो गैजेट्स होंगे तो वहां देखोगे, और मैं चला जाता। अभी कुछ लोग जो पेन से लिखते हैं ना पैड में, शायद 90s में मेरे पास एक पैड था जिसमें मैं पेन से लिखता था, 90s में। अभी वो कॉमन हो रहा है, मैं उस समय उपयोग करता था। शायद देश में शायद कोई हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी,
तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। तो आडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की आज कैसे छपी। तो मेरा एक स्वभाव रहता था, जब मैंने होलोग्राम किया था तो दुनिया के लिए सरप्राइज है। अभी तक किसी ने राजनीतिक जीवन में इसका उपयोग नहीं किया है, मैंने किया था। और सी प्लेन लोगों को नहीं, मैंने कर लिया। तो मेरा एक रुचि है हर प्रकार की टेक्नोलॉजी, सिर्फ एक नहीं, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी, सिर्फ डिजिटल और या मोबाइल फोन या ऐसा नहीं, कोई भी टेक्नोलॉजी है तो मैं उसमें। गुजरात में मैंने एक संस्था को जन्म दिया है, आई क्रिएट। उसके पीछे मेरा यही है कि इनोवेशन को बल मिले, और इजराइल के साथ उसकी पार्टनरशिप की है मुझे। एक बात मैं आपसे यहाँ जानना चाहता हूँ। हमने ये तो सुन लिया आपके अक्षय कुमार वाले इंटरव्यू में कि आपको आम खाना पसंद है, लेकिन दिन भर जब आप इतना वर्क करते हैं, आपका बिजी शेड्यूल होता है, आप क्या खाना पसंद करते हैं और कितने मील्स खाते हैं दिन में? एक तो मैं सफर में ज्यादातर घर से खाना लेके जाता हूँ, जहाज में भी ज्यादातर नॉट ऑल द टाइम। और उसमें ज्यादातर मैं मूंग लेके जाता हूँ, लिक्विड मूंग, और वही मेरा खाना रहता है। या कभी वो गुजरात में खाखरा होता है जी। एकदम से पतली सूखी रोटी, वो ले जाता हूँ। तो मैं ज्यादातर अपने साथ जो ले जाता हूँ 90% केस में मैं वही खाता हूँ। दूसरा, मुझे सुबह 5 बजे चाय पीने की आदत है, शाम को 6 बजे चाय पीने की आदत है। दिन भर भी अगर कभी पी लिया तो वो कड़सी के लिए कभी हाथ लगा लिया, लेकिन मेरी आदत नहीं है। तो ये तो मेरी आदत है। खाना बहुत सिंपल खाता हूँ, ज्यादातर मुझे अच्छी चीजें, बड़ी भारी चीजें ऐसी, लेकिन मुझे ये चाहिए, ये नहीं है तो मुझे मुश्किल होता है। ये मेरा नेचर नहीं है। कुछ भी हो सके तो मेरा इतना रहता है भाई, बहुत तली हुई चीज ना हो, सिंपल हो तो अच्छा हो। बाकी मुझे कोई मेनू का नॉलेज भी नहीं है जी। दाल चावल रोटी मुझे कोई ज्यादा उसका नॉलेज भी नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत ये तो खाने की वैरायटीज का समझ भी मुझे अरुण जेटली के कारण आया। अच्छा। तो अरुण जेटली खाने के बड़े शौकीन है। तो जब मैं दिल्ली में रहता था, संगठन का काम करता था, तो सप्ताह में 2-3 दिन वो हमें खाना खाने के लिए कहीं ले जाते थे। तो पूछते थे क्या खाओगे, तो मैं कहता मुझे पढ़ करके समझ ही नहीं आएगा क्या है, तुम ऑर्डर करो भाई, वेजिटेरियन हो। तो मैं ऐसे ही खाता था। मुझे कोई ज्यादा, मेरी वो विधा डेवलप ही नहीं हुई। मुझे कोई ज्यादा मीठा बहुत पसंद है, तो मोदी जी को कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे कुछ ऐसा है ही नहीं जी, कुछ भी आ जाए, मैं अपना समय पे आ जाए, खाना बस यही है जी। आप कैलोरी कॉन्शियस हैं कि इतनी खा लिया आज कैलोरी, थोड़ा कम खाएं? नहीं, मैं ऐसा दिमाग खपाता नहीं हूँ जी। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो मुझे कोई कैलोरी के हिसाब से चलूंगा तो कहाँ मिल बैठता है। मुझे जहाँ तक याद है, आपने एक बार मुझे बताया था कि आपको खिचड़ी बहुत पसंद है और खिचड़ी आप खाते रहते थे। खिचड़ी मूल क्या है, वो सरल खाना है, और आमतौर पर गरीब परिवारों में, हमारे यहाँ गुजरात में तो खास, एक टाइम खाना खिचड़ी होता है। परिवार के सब लोग खिचड़ी खाते हैं, जल्दी पक जाती है। आज हम भी खाना पकाना जानते हैं, तो खिचड़ी पकाना जरा ज्यादा पसंद करते थे, समय बहुत कम जाता है। क्या क्या बना लेते हैं आप? ये सब कुछ बनाता हूँ, सब कुछ बनाता हूँ। रोटी बेलनी भी आती है आपको? हाँ, सब कुछ बनाता हूँ। पूरा मतलब खाना तैयार कर सकते हैं। ये कैसे सीखा आपने? ऐसा है कि घर में मैं हमेशा माँ को मदद करता था, तो खाना भी पका लेता था। बाद में जब घर छोड़ दिया तो खुद को ही पकाना पड़ता था, भटकता था तो खुद ही कुछ बना कर खा लेता था। तो जिंदगी ऐसी बीती है। अभी 5 साल में कभी आप किचन में जा पाए? नहीं, अभी नहीं कर पाता मुझे। 5 साल में बिल्कुल नहीं? मन नहीं करता कि नहीं, थोड़ा ये कोई मेरा शौक नहीं है जी, लेकिन मुझे आता है, बस दैट्स ऑल। आपने शौक का जिक्र किया, तो मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है, जितना आपको इतने सालों से देख रहे हैं, कि फोटोग्राफी आपका शौक है, क्योंकि आप सेल्फी आपने पॉपुलर कर दिया। आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हुए कई बार आपकी तस्वीरें मैंने देखी हैं। मैं कभी फोटोग्राफी करता था, मेरे पास पुराने सारे काफी कैमरा भी पड़े हैं अभी। कभी तो अहमदाबाद में जो पत्रकारों की जो फोटो जर्नलिस्टों की क्लब है, मैं उसमें कभी कभी अपने प्रेजेंटेशन देता था। अच्छा। और मेरे स्लाइड शो हुआ करते थे पहले, क्योंकि मुझे उस समय स्लाइड चलता था फोटो कैमरा में।
पुराने जमाने के जो कैमरा था। और लेकिन प्रकृति की फोटो रखता था मैं, प्रकृति की फोटो निकालता था। अब तो मेरे पास कुछ पड़ा भी नहीं, कुछ ऐसे ही। आपने कलेक्शन नहीं रखा कभी? बेकार गया सब, कलेक्शन नहीं रखा? अब तो कुछ नहीं है। अभी कहीं जाते हैं तो कभी कोशिश करते हैं कि कुछ? आज ही किया मैंने। अच्छा, आज ही मैं गया तो हिमाचल, मुझे पर्वतों को देखता हूँ तो मैं फिर सभा करके निकला तो मैंने देखा तो मैं कैमरा, मेरे वो जो साथ में लोग रहते थे कैमरा लेके मैं खुद ही फोटोग्राफी करने लग गया था। प्रधानमंत्री जी, एक और महत्वपूर्ण बात है जो आप पे बड़ी सूट करती है, जैसे आप ड्रेसअप करते हैं, तो क्या आप फैशन के बारे में भी उतना रुचि रखते हैं, कपड़ों के बारे में उतना रुचि रखते हैं? क्या आप पढ़ते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं एक तो कि मुझे इस ओकेजन के लिए क्या पहनना है? न मुझे कोई फैब्रिक का नाम मालूम है, न मुझे उसका कोई ज्ञान है, कुछ पता नहीं है जी। ऐसे ही पड़ा हुआ है, डाल करके निकलता हूं बस। अब लोगों के दिमाग में वो फैशन बन गया है, वो मेरे लिए भी आश्चर्य है। आपने जवाहर जैकेट को मोदी जैकेट बना दिया है, बाकायदा नमो स्टॉल लगने लग गए हैं आपको। ऐसा तो मैंने नहीं बनाया, लोग ब्रांड करते हैं जी, मैं पहनता हूं अलग है। मेरी विशेषता के साथ शायद ये रही तो कि मेरा हाफ स्लीव वाला कुर्ता, जो कोई अगर मेरे साथ उसको जोड़े तो वो भी बड़ा सिंपल था जी। मैं खुद कपड़े धोता रहा तो मुझे लगता है जी इतना क्यों धोऊं मैं, तो मैंने खुद काट दिया जी। गांधी जी ने कुर्ता छोटा किया, आपने बांह छोटी कर दी। प्रधानमंत्री जी, मुझे आज मनाली याद आ रहा है। आपको याद होगा मनाली में एक बार अटल जी थे और आपने वहां पर काव्य पाठ किया था। मैं कभी नरेंद्र मोदी से जानना चाहता हूं कि क्या आपने पिछले 5 सालों में कुछ लिखा है? लिखता हूं, अभी भी लिखता हूं। आज भी मैंने कविता लिखी, शायद मेरी फाइल पड़ी होगी साथ से। आज भी मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को वो कविता जरूर बताएं। मैं हिमाचल से आ रहा था। और ये संयोग है कि मेरे मुंह से भी हिमाचल का मनाली ही निकला। तो वो मेरा काफी रफ है मेरा। अभी तो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े सारे अक्षरों में लिखा पड़ा है, लेकिन अच्छा, लोग देख लेंगे, आप दिखा दीजिएगा, आपकी हैंडराइटिंग में दिख जाएगी। मेरे हैंडराइटिंग अच्छे नहीं लगेगी, लोगों को बहुत बुरा लगेगा। नीचे भाई तस्वीर खींचिए इसकी। मुझे मालूम नहीं आपके दर्शकों को ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। बिल्कुल हम चाहेंगे कि आसमां में सर उठाकर, आसमां में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरे को मिटाने, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर, विश्वास की लौ जलाकर, विकास का दीपक लेकर, सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। न अपना न पराया, न अपना न पराया, न मेरा न तेरा, सबका तेज बनकर, सबका तेज बनकर अभी तो सूरज उगा है, अभी तो सूरज उगा है। आग को समेटते, आग को समेटते प्रकाश को बिखेरता, चलता और चलाता, चलता और चलाता अभी तो सूरज उगा है, अभी तो सूरज उगा है। विकृति ने प्रकृति को दबोचा, विकृति ने प्रकृति को दबोचा, अपनों से ध्वस्त होती आज है, अपनों से ध्वस्त होती आज है। कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है, कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है।
तो ऐसे ही अभी तो ये पंक्ति में बहुत गहरे मायने छुपे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि ये 2019 की नई सरकार का सूरज है, आपको लग रहा है? अब लोगों का अर्थ निकाल दीजिए। कभी मन होता है तो मैं आज हिमालय की गोद में होता, प्रकृति के बीच में था, तो यही कलम चल पड़ी। मतलब इसमें ऐसा लग रहा है कि आपने कि बस अभी तो बस शुरुआत है मेरी पारी की, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। कुछ ऐसा संदेश मैं तो समझ पाई इसमें। अब आपके यहाँ इस पर एक सम्मेलन पे कवियों को बुलाइए, वो चर्चा करेंगे। बिल्कुल, कल करवाऊंगा मैं इस पे कवि सम्मेलन करवाऊंगा और आपको उसके लिंक भी भेजूंगा। लेकिन सर चलते चलते आखिरी सवाल हम दोनों की तरफ से मेरे पास भी है, वो मैं जरूर पूछना चाहूंगी। वो काफी दिन से मैंने आपके लिए बचा के रखा। पहले आप, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमने तो ये भी सुना है कि आपने 100 दिन की सरकार का एजेंडा क्या होगा ये तय करना अभी से शुरू कर दिया है, क्या इसमें कोई फैक्ट है? पहली बात है कि मुझे पूरा विश्वास है, फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा नहीं है, ये मेरा विश्वास है। लेकिन 2014 में मैं जब आया तो शुरू में मेरा काफी समय इन चीजों में बर्बाद हो गया शुरू का, और मुझे 1 मिनट भी बर्बाद होना बहुत अखरता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि भाई 23 मई के बाद कोई ऐसा फिर से थोड़ा ठंडा हो फिर गर्मी आए, नहीं। गवर्नमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस रहना चाहिए, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। जिस स्पीड से, जिस स्केल से और जिस स्किल से, स्केल, स्किल एंड स्पीड, उसको और आगे कैसे बढ़ाएं। तो मेरे जो अफसर लोग हैं उनको 1-2 महीने पहले मैंने कहा था कि देखिए भाई, इलेक्शन कमीशन का जो होगा होगा, काम रुकना नहीं चाहिए। आचार संहिता के नाम पर ऐसा ना होगा लोग वैकेशन करोगे, काम करोगे। तो ये मेरा रहता है। मतलब 100 दिन का एजेंडा तैयार है, डिपार्टमेंट काम करता है अपना, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, मेरा आग्रह रहता है। एक सवाल जो मेरे जहन में था कि 2 सवाल हैं। मैंने आपके बारे में जब 2014 के चुनाव हो रहे थे एक डॉक्यूमेंट्री पे काम किया, और उस वक्त मुझे जानकारी मिली कि आप एक सांसद के घर पर एक गैराज में रहा करते थे। तो उस गैराज से आज 7RCR तक का सफर कैसा रहा? और एक इसी में एक छोटा सा सवाल और कि जो मेरी आपको लेकर ऑब्जर्वेशन रही है शुरू से, और जो पुराने प्रधानमंत्रियों के जो वीडियोस हमने देखे हैं, आपने पीएम और मासेस के बीच के दूरी को पाटने की कोशिश की, फिर चाहे वो मन की बात हो या फिर बच्चों का एक ऐसा विषय कि उनके एग्जाम्स का स्ट्रेस कोई बॉदर भी नहीं करता है, प्रधानमंत्री का विषय नहीं है ये, तो उसको भी आप साथ लेकर आए। तो क्या सोच रही? एक तो मेरी जिंदगी में मैं गैराज में रहता था, वो नई चीज नहीं है। मैं चंडीगढ़ में भी ऐसे ही रहता था, और शायद आप ही की कुछ चैनल, मुझे मालूम नहीं किसने, मैं गुजरात में कहाँ कहाँ रहता था उसका सारा निकाल के लाए थे और टीवी पे दिखाया था। मैं एक मंदिर में रहता था, वहां तो पैर भी लंबे नहीं होते थे, साइज इतनी छोटी थी। तो मेरी तो जिंदगी ऐसी गई है, और मैं यहां से यहां इस काम में आया हूं। मेरे मन पर वो बुरा था और ये अच्छा है कोई भाव नहीं है। उस समय भी मैं निर्लेप था, आज भी निर्लेप हूं। तो मेरी मन की अवस्था अलग है। दूसरा विषय है जनता के बीच। मैं जनता के बीच गए बिना रह ही नहीं सकता। मन से मैं अभी तक पीएम बना ही नहीं हूं, और भगवान करे मैं बनना भी नहीं चाहता हूं। जिम्मेवारी के नाते जब साइन करता हूं फाइल में, तब पीएम होता हूं, क्योंकि वो दायित्व है। बाकी मैं कॉमन मैन होता हूं, उसी मूड में रहता हूं। तो मुझे दूरी पाटने के लिए कोई मेहनत नहीं निकल पड़ती, सहज होता है। लाल किले पर पहले भी सब प्रधानमंत्री ने भाषण किए, मैंने भी किया, और आपने बुलेट, लेकिन मैं आकर के बच्चों के साथ खड़ा हो जाता हूं। मैं रह ही नहीं सकता हूं। हमारे एसपी जी वाले परेशान होते हैं, लेकिन मैं चला जाता हूं, मिल लेता हूं। हम तो ये चाहते थे कि हम लाल किले की प्राचीर पे, हमारे एडिटर इन चीफ संजय जी का ये रिक्वेस्ट था आपके लिए कि हम लाल किले के प्राचीर पे ही आपका इंटरव्यू करें इस बार, अगले संबोधन से पहले। ऐसा है कि लाल किले पर ये इंटरव्यू की चर्चा कम होगी, मोदी ने लाल किले का दुरुपयोग किया, इस पर चर्चा होगी देश में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद। तो
पूरे सवा घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप न्यूज नेशन पर सुन रहे थे। एक एक बात उन्होंने खुलकर कही। उन्होंने अपने जीवन के वो हर अनछुए पहलू को न्यूज नेशन के साथ साझा किया है जो आज तक आपके सामने नहीं आए थे। अगर अभी भी आप इस इंटरव्यू को देखना भूल गए हैं तो कल दोपहर 2 बजे इस इंटरव्यू को देखना कतई ना भूलिएगा। न्यूज नेशन को ये खास इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कई सारी बातें हिमानी खुलकर रखी थी इस पर। बिल्कुल, और इसमें वो तमाम ऐसी